नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती हमेशा चर्चा का विषय रहती है और अब और ज्यादा इसलिए क्योंकि मायावती की भूमिका निरंतर पिछले लोकसभा विधानसभा चुनावों में कम होती गई और वैसे-वैसे उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगता गया। लेकिन मायावती को लेकर इस वक्त मायावती ने जिस तरह का बयान दिया है और जिस एक चर्चा को, नई बहस को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सियासत में, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती अब एक बार फिर से थोड़ी और आक्रामक तेवर में हमें नजर आएंगी? हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अब्बास गाजी आजाद समाज पार्टी से, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार और नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले सुनते हैं इस पर बहन मायावती जी का क्या विचार है, जिसको लेकर ये पूरी चर्चा हम करने जा रहे हैं। क्या बोल रही हैं मायावती जी? बहुजन अन्य विभिन्न समाजवादी पार्टी की त्योहारों के मुखिया मायावती। बीच इस बार मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती जिस अति उत्साह व जोश के साथ मनाकर उनके अनुयायियों ने अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का तथा उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी व पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पूरे तन मन धन से साथ देने का जो संकल्प लिया है, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत व हौसले को कई गुना और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है। यहाँ मैं सावधानी के तौर पर ये भी बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से सत्ता व विपक्ष में बैठी सभी जातिवादी सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियां बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर आपस में मिलकर बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को किस्म किस्म के हथकंडों के जरिए इसे कमजोर करने की पूरी कोशिश में लगी है। बहुजन समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिशों में कौन जुटा है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से राज्य, उसकी प्रमुख नेता, एक एक शब्द को पढ़कर बताना पड़ता है उन्हें बोलने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए। लिखा हुआ एक एक शब्द में कहीं कोई आगे पीछे नहीं हो जाए, इसलिए उनकी नजर ऐसे ही रहती है जो लिखा हुआ है उस पर। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस देश की बड़ी नेत्री हैं, तो सम्माननीय है बहन मायावती जी। और मायावती जी जो कुछ कह रही हैं, प्रमोद गोस्वामी जी, क्या समझ में आ रहा है मायावती जी क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मायावती जी जो अभी मैंने सुना उससे तो यही लगता है कि वो अपनी हताशा और निराशा जता रही है, जो मुझे लगता है। क्योंकि उन्होंने दो बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि सभी दल मिलके हमको बीएसपी को कमजोर करना चाहते हैं। तो सभी दल मिलके कमजोर करना चाहते हैं अगर, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पार्टी को कितना मजबूत कर रही हैं? जितने भी पुराने लोग थे वो सब निकाल के बाहर कर दिए गए जो कैडर से जुड़े हुए थे। फिर वो आप ये बात भी कह रहे हैं कि हम अपने भाई भतीजों को, और पहले भाई भतीजों को वो हमेशा कहती रही कि ये सब जो है परिवारवादी पार्टी हैं, तो उनको लेके आई। और जब वो वहां पर वो कार्ड ठीक नहीं बैठा या उससे खसकने की कोशिश की भतीजों ने, तो भाइयों भतीजों सबको बाहर कर दिया। तो अब वो ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि भाई भतीजा वगैरह इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा।
तो ये मुझे लगता है कि इस समय जो उनका वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है या शिफ्ट हो चुका है, जो 21% से 22% से घट के 7-8-9% पर जो सिमट गया है, ये उनको वो तकलीफ दे रहा है। जो उनकी एक क्या शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि जो डिक्टेटरशिप पार्टी में, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिक्टेटरशिप का कोई महत्व नहीं होता जहां तक मैं समझता हूं। तो वहां जो उनकी डिक्टेटरशिप की जो पॉलिसी रही है, जो एक शुरू से रही है, कोई ऐसा नहीं है कि ये नई है, उसी में उन्होंने भतीजे को बनाया। और फिर उसमें जब सीतापुर का बयान, मतलब अगर आप देखें, अगर वो ये कह रहे हैं कि सभी दल में, तो सभी दल आ जाते हैं, बीजेपी भी आ जाती है। तो सीतापुर में जब उनके आकाश ने, जब उन्होंने कहा था कि ये हमारे वारिस होंगे, ये पार्टी को देखेंगे, आगे ले जाएंगे, तो उसके बाद जब सीतापुर में उन्होंने बीजेपी, विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी पर हमला किया, तो फिर क्यों उसको हटा दिया गया, किन दबाव में हटाया गया, क्यों हटाया गया? तो फिर अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये कंट्राडिक्टरी बयान उनका नजर आता है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि शायद ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा और निराशा, और अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए ये उनको भ्रम में डालने की स्थिति पैदा कर रही है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से उनकी रणनीति चल रही है, या जिस ढंग से वो अपना ये सारा बिखरा हुआ अपने समाज के ही लोगों को बटोरने की बात कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से ये उसको बटोरने के लिए, समझाने के लिए कोशिश कर रही कि ऐसा कुछ नहीं, ना भाई भतीजावाद है, और ना ही जो काशीराम जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, आप लोगों ने उस पर मोहर लगाई है, तो वो सब है। अब उनके पास खाली जाटो समाज रह गया है। बाकी जो एससी के समाज से जुड़े हुए लोग थे, वो कहीं ना कहीं कुछ भाजपा में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। ये उनकी चिंता का विषय है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो एक बड़ी बात है कि चंद्रशेखर, जो उनका बिजनौर उनका क्षेत्र रहा है, मायावती का बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है एक समय में, वहां से चंद्रशेखर का चुनाव जीतना, और फिर युवाओं में जो अपनी पैठ चंद्रशेखर बना रहे हैं, उससे कमजोर हो रही हैं। और उसी को काउंटर करने के लिए आकाश को लाया गया था कि युवा की जगह पे युवा को लाकर खड़ा करें, तो जो दलित समाज का युवा है वो भटकेगा नहीं, या उसको हम पार्टी फोल्ड में बनाए रखेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे लग रही हैं, ये कोई बहुत मतलब ये उनकी कोई बहुत मजबूत बयान नहीं है, या कोई उसमें कोई सारगर्भित नहीं है कि जिससे कि एक कन्विंस किया जा सके। मायावती की खत्म हो रही है नावेशिको जी, इसलिए हताश और निराश है। जी बिल्कुल हताश और निराश हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। उनके बयानों से यही लगता है। साथ में एक शब्द और भी जुड़ता है, हताश, निराश और असुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को। जिस तरह के लगातार जनाधार जो उनका नीचे आ रहा है, जो हार रही हैं, वहां नए नए उनके बयान और नए नए विचार निकल के आ रहे हैं। खासतौर से भतीजे को लेकर उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपना वारिस बनाया, उसको सबसे बड़ा पद दिया बसपा में अपने बाद सेकंड नंबर का, फिर उसको हटा दिया, फिर बुला लिया और फिर हटा दिया। एक बार ये कहा कि ये मेरा वारिस है, दोबारा ये कहा कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे, हम बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, जब तक हमारे में जीवन है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम लड़ते रहेंगे। ये सारी बातें होने के साथ इससे एक और चीज जुड़ी हुई है, हताश, निराश और असुरक्षित है मायावती। अब एक अपुष्ट खबरें ये भी आई हैं अंदर से कि मायावती ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरी जान को खतरा है। मॉक ड्रिल तब होती है जब सुरक्षा की धार को आजमाया जाता है, और यही बयान भी उनके कह रहे थे कि उनका बहुजन मूवमेंट जो है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर उन्होंने कुछ इशारा ये किया कि उनके भतीजे को इस्तेमाल कोई कर सकता है, पार्टी को नुकसान कर सकता है। फिर ससुर का अपने समधी का जिक्र किया। यानी उनको ये लग रहा है कि उनकी पार्टी पर काबिज होने के लिए कुछ शक्तियां इकट्ठा हो रही हैं, और उसके साथ उनकी जान को भी खतरा है। इस तरह के तमाम वो बयान ही नहीं दे रही। बहुत सारी चीजें मीडिया में नहीं आती हैं। ये बसपा की खासियत है कि कुछ चीजें अंदरूनी चलती हैं, उनकी चिट्ठियां कहां जाती हैं, वो क्या मांग करती हैं उनसे, शासन प्रशासन में उनका क्या उन्होंने आग्रह किया है, उनका किसके साथ रिश्ता है, किससे उनकी नाराजगी है। ये सारी चीजें पर्दे के पीछे होती है। बसपा की ये एक पुरानी अदा और पुरानी एक ताकत है।
लेकिन इस वक्त के बयान ये वाकई जाहिर करते हैं कि वो अपने को असुरक्षित भी महसूस कर रही हैं, पार्टी को भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं और खुद को भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और उनके बाद कौन होगा इस फिक्र में भी वो है, लेकिन वो सटपटा रही हैं। उनकी हर बयान कंफ्यूज करने वाला है, कहीं ना कहीं आपसी इनका सामंजस्य भी नहीं बना हुआ है, बहुजन समाज में एकता नहीं है, वोट बिखर चुके हैं, कैडर बिखर चुका है, उनके साथ पुराने नेता भी अब नहीं रहे, इसलिए वो बड़ा अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। जी, मायावती असुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को, लाचार और बेचारगी में जिस तरह का उनका बयान आया है, उस पर उनकी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए भी सबको सख्त मनाही होती है। जैसा कि नावे शिको जी ने कहा कि अदा रही है उनकी, अदावत रही है उनकी, नहीं, अदा और अदावत में बड़ा फर्क है। अदा रही है उनकी कि वो इस अपने पार्टी के भीतर जो कुछ होता है वो उनका बाहर नहीं आता, जैसा कि आज बीजेपी में होता है। आज बीजेपी में कुछ भी बाहर खबर लाना बड़ा मुश्किल है। मायावती जी के यहाँ से तो प्रवक्ता भी नहीं आते हैं, तो पार्टी में क्या कुछ हो रहा है इसकी चर्चा भी नहीं होती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। बीएसपी के प्रवक्ता तो आपसे मिलते जुलते होंगे नहीं, प्रवक्ताओं को बाहर आने की, डिबेट में चर्चा करने की अनुमति नहीं है। प्रवक्ता बनते क्यों हैं और कितने बनते हैं और वो क्या करते हैं, ये आप सब वहां बैठकर करीब से देख पा रहे होंगे। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, सवाल ये है कि बहन मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 पर नजर रख रही है अगर, तो उनका ये बयान 2027 में उन्हें मजबूत करेगा या उनकी कमजोरी जनता को समझ में आ रही है? ऑडियो ऑन करिए धर्मेंद्र जी आप। जी, मीना जी आवाज जा रही है? हमारे सबसे पहले हमारे सभी पैनलिस्ट साथियों को, आपके दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो बहुजन मूवमेंट से बी.आर. अम्बेडकर साहब की लेगेसी से जोड़ करके जो एक आंदोलन चला था, उसकी इस बात को हम बड़े सच्चे मन से स्वीकार करते हैं कि उसकी जो लास्ट जो गति हो रही है वो अच्छी नहीं है। कम से कम हम जैसे लोग या समाज में तमाम वर्ग को जो सामाजिक समीकरण को, वंचित समुदाय के सामाजिक समानता का जो दर्शन हिंदुस्तान में आया, जो मार्जिनलाइज थे, पिछड़े थे समाज से, उनको सबको मुख्य धारा में जोड़ने का जो आंदोलन चला था, वो काशीराम जी के माध्यम से होते होते बहन मायावती जी के हाथों में आकर के सिमट गया। बहन जी को 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से समर्थन मिला और उनकी सरकार भी बनी। और जहां तक हमें याद है 2007 में करीब 30% वोटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन सवाल यह है कि जब बहन जी को सत्ता मिली तो वो बहुजन मूवमेंट को भूल करके वो अपने व्यक्तिगत मूवमेंट और पर्सनल एम्पावरमेंट तक ही सीमित हो गया। प्रमोद जी से इस बात में सहमत है कि उन्होंने प्रयास किया अपने परिवार को, जो लेगेसी, जो उन्होंने बाद में ये कहा कि हम परिवारवाद से दूर हैं। सच है, परिवारवाद को अगर आप मानते हैं तो उन्होंने अपने भतीजे को कमान देने के प्रयास किया। और जब भी जब हस्तांतरण होता है पार्टियों का या किसी का भी, तो स्वाभाविक है जो नई लीडरशिप आती है उसके सामने चुनौती रहती है कि अपने दल को, अपने पार्टी को, अपने संगठन को कैसे मुख्य धारा में खड़ा रखें, कैसे उसको जनता के बीच लोकप्रिय करें, कैसे सबको साथ ले चलें। बहन जी वो इस लाइन में आकाश जी अच्छा कर रहे थे, कोई दो राय नहीं कि नौजवान साथी वो अपने दल को आगे ले जाने की दिशा में जहां तक उनका ज्ञान था, जहां तक उनको लोग राय देते रहे होंगे, वो एक अपनी अलग लाइन लेकर के चलने का प्रयास कर रहे थे। दलितों को लेकर के उनके मन में, नौजवानों के मन में उत्साह क्रिएट करके पार्टी में ताकत भरने का काम कर रहे थे। आप भतीजे को भड़का रहे हैं। भतीजा अच्छा काम कर रहा था, बुआ जी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब्बास गाजी जी बड़े उत्साहित हैं आपकी बात के बीच में, क्योंकि उन पर भी हमला हुआ है। मीना जी, मैं आपसे बस 2 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे आपसे इजाजत भी लेनी है। मीना जी, बस मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए क्योंकि रमजान चल रहा है, आपको पता है रमजान का चल रहा है और रमजान के समय में नमाज का वक्त ही हो जाता है। तब मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। आपके कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए मुझसे, बाकी मैं अपने जवाब दे दूं, फिर मुझे जाना है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, अगली बार के लिए मैं पूरा समय दूंगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको अपनी बात एक चीज में कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की यह स्थिति हो गई है कि इसको डूबता हुआ जहाज कहा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।
दूसरी बात, आपने बहन जी का इतिहास उठा के देख लीजिए, बहन जी ने पता नहीं उत्तर प्रदेश में कितने नेताओं की, कितने कार्यकर्ताओं की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, शादी तक नहीं किया, अपना परिवार नहीं बसाया, अपना जो है अपने आप को अपनी परवाह ना करके उन्होंने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जीवन को समर्पित किया। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? आज उनका कुछ पता नहीं। बहन जी ने बहुत सारे नेताओं को, बसपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जो काशीराम साहब के साथ के थे, जिन्होंने जवानी कुर्बान की बसपा के नाम पे, बहुजन मूवमेंट के नाम पे, उनको बहन जी खा गई और बहन जी ने जो है नेताओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। तीसरी बात, आपको मैं बताऊं कि एक जमाने में बहन जी जो है, एक जमाने में बहन जी को बताया जाता था कि बहन जी के पास कुछ नहीं हुआ करता था, बहन जी जो है साइकिलों से चला करती थी। आज के जमाने में बहन जी सबसे बड़े महल में रहती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहन जी ने आज जनता की लड़ाई से इसलिए दूर है कि बहन जी को कहीं ना कहीं डर है। इसलिए डर है क्योंकि उन्हें ईडी और सीबीआई का डर है कि ईडी और सीबीआई अगर उनके ऊपर कार्रवाई करती है तो फिर उनको वही हाल होगा जो और बाकी नेताओं का हुआ है। तो इसलिए उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ना बंद कर दिया है। जिस मुस्लिम समाज ने उन्हें 4-4 बार वोट देकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, आज उसको कहती हैं कि ये जो है क्या नाम है, भाजपा को वोट कर दो लेकिन किसी मुस्लिम प्रत्याशी को वोट ना करो ताकि वो जीतने ना पाए। तो आज जो उनकी दुर्दशा हो गई है सिर्फ इसी वजह से हो गई कि मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है। उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता कि अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ वो नहीं बोल सकती। मुसलमानों घर तोड़ा जा रहा है, जिस मुसलमान ने उनको वोट, क्या खाली दलित समाज के वोट से ही सरकार बनती बहुजन समाज पार्टी की? लेकिन मुसलमानों, सुन लीजिए मीना जी, मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया। आज वो हालत है जो अब्बास जी, इस देश के नागरिक हिंदू और मुसलमान नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। बेहतर होगा आप उन्हें नागरिक रहने दें। हमारी सभी पैनलिस्ट नहीं, नागरिक जब चुनाव होता है, देखिए जब चुनाव होता है मीना जी तो जातीय वोट लिया जाता है, नागरिक पहले बाद में होता है। पहले जातीय समीकरण को साधा जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज जो भी हाल है बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का, उसकी जिम्मेदार बहन जी खुद है। और आने वाले समय में इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी का विकल्प बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद वो नाम है जिसके नौजवानों के अंदर एक लोकप्रियता है और खासकर बहुजन समाज के अंदर एक आशा की उम्मीद जगी हुई है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद, मान्यवर काशीराम साहब का जो सपना है, मिशन मूवमेंट है बहुजन समाज को इस देश के अंदर हुक्मरान बनाने का, वो चंद्रशेखर आजाद जी पूरा करेंगे। क्योंकि उनके अंदर लड़ने की क्षमता है, अन्याय के खिलाफ बोलने की क्षमता है और सड़क पे उतर के आंदोलन करने की क्षमता है। तो जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है बहुजन समाज में, आने वाले समय में बड़ी भूमिका में आपको आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी देखने को मिलेंगे। जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, अब्बास गाजी जी की पार्टी मायावती को डरा रही है। आपको पहले ही वो चेतावनी दे चुकी हैं आपको अपने उसमें झांकने का कि आप अपनों रास्तों को देखिए, आपने क्या किया है ये देखिए, अपने गिरेबा में झांकिए। ये सब आपको वो पहले सुना चुकी हैं मायावती जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। तो कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि मायावती जी जो हैं वो अब कहीं ना कहीं ये तमाम जो नए छोटे बड़े पुराने जितने भी क्षत्रप हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, कांग्रेस सबसे पुराना, अब्बास गाजी जी की पार्टी सबसे नई, इस बीच में समाजवादी पार्टी, उसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं डर, तो एक मायावती जी बड़े चक्रव्यूह में फंस गई है। आप भी देख रही है इस बात को उत्तर प्रदेश में? जी नमस्कार मीना जी, पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। आपका प्रश्न जो है उस पर उत्तर देने से पहले एक बहुत जरूरी बात ये है मीना जी कि आप जानती है ना कि जो आपने एक सेंटेंस यूज किया कि भाजपा का डर, तो मेन इसको मुख्य बिंदु रखिए, उसके बाद सारी बातें अपने आप विकल्प में रह जाती हैं। उस पर टिक नहीं भी लगाएंगे तब भी वो बात चलेगी। क्योंकि दिक्कत इस बात की है कि जिस तरह से भाजपा किसी भी व्यक्ति या किसी पार्टी, आप जानती है अगर किसी को तोड़ना हो, दो तरीके होते हैं, या तो आप उसकी कमजोरी या उसके किए गए चीजों को आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लें। तो भाजपा यही कर रही है। बसपा के साथ सीधे इसलिए नहीं आती है कि उसको पता है कि जिस दिन हमें इस पार्टी को खत्म करना होगा, हम ईडी और सीबीआई की छापे और जो भी चीजें हैं उस पर हम काम कर लेंगे। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया है ऐसे ही
कभी कभी कुछ बातों को बोल देने, कभी कभी कुछ कर देने, क्योंकि जिस तरह की राजनीति करने के लिए बसपा आई थी, उसका जो अभ्युदय हुआ था, मैं अभ्युदय शब्द बोल रही हूँ, उदय नहीं बोल रही हूँ। आप जानती हैं, जब भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो बड़े उद्देश्यों को लेके होते हैं, बड़े लक्ष्यों के लिए होते हैं, और वो लक्ष्य मात्र एक व्यक्ति के आगे बढ़ने के नहीं होते हैं, समाज को बदलने के लिए होते हैं। मैं जानती हूँ, मैं बहुत छोटी थी, अम्बेडकर नगर में जब वो जीत के आती थी, तो वो पूरे उस जिले के एक प्रेरणा स्रोत बनती थी। लोग कहते थे कि बहन जी आएंगी, बहन जी जीत रही हैं। तो आप समझ सकती हैं अम्बेडकर नगर के साथ क्या हुआ, और अम्बेडकर नगर आज कहाँ है और मायावती जी कहाँ है। ये आप भी देख सकती हैं, मैं भी देख सकती हूँ। तो राजनीति में जब बड़े उद्देश्य होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, और व्यक्तिगत उद्देश्य उसमें सर्वोपरि आते हैं, तो पार्टियों का ऐसे ही होता है। कांग्रेस के बारे में कुछ भी कह के लोग राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं। ये आज का शगुफा है कि किसी के पास कुछ करने को ना हो तो कांग्रेस का नाम लेके अपनी राजनीति शुरू करता है। तो ठीक है, राजनीति के ककहरे पढ़ने वालों के लिए राजनीति का नाम जब शुरू करना है तो कांग्रेस को लाना, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के साथ देश को यहाँ तक बढ़ाने का प्रयास किया जितना हो सका। काम करेंगे तो खामियां कहीं ना कहीं 100% होगी। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि कांग्रेस के राज में सब कुछ बेहतर था। सब कुछ बेहतर रहा होता तो हम सरकार में होते, हम सरकार में नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह गई, और खामियां कौन सी थी उस पर मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन जब कोई प्रादेशिक या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस पे आक्षेप होता है तथ्यों के बिना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि विरोध करिए, किसी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन कम से कम तथ्य तो आपके पास होने चाहिए। मैं मायावती जी की बात कर रही हूँ, मैं उस समय जब बचपन में थी, स्कूल में थी, तो मेरे लिए वो आदर्श हुआ करती थी कि एक महिला जो उस वर्ग से आती है जहां पे लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी आगे बढ़ने की, वो मुख्यमंत्री के रूप में आके आज प्रदेश की राजनीति में बदलाव ला रही है। मैं लखनऊ के सुंदरीकरण में आज भी उनका योगदान मानती हूँ, मैं नोएडा के सुंदर होने में आज भी उनका योगदान मानती हूँ, मैं कभी दरकिनार नहीं करती हूँ। लेकिन जी, राजनीति में वो उद्देश्य, वो संदेश देने के बाद वो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पर्दे के पीछे राजनीति कर लिया। में डॉक्टर सुधा मिश्रा, राजनीति में हमेशा एक उम्र होती है। हर राजनेता की एक आयु होती है और वो आयु बहुत छोटी होती है। दरअसल राजनीतिक आयु जो है वो बहुत छोटी होती है, और राजनीति नहीं, अगर हम कहें एक मैं करियर के रूप में, इसमें जोड़ना चाहूंगी, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जब जी, राजनीति आपके जीवन का अंग बन जाती है तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अनेक ऐसे नेताओं के, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है, जिसमें वो लोग राजनीति को अपना जीवन बना लेते हैं, तो वो आदर्श में आते हैं। मैंने किसी पार्टी विशेष नहीं, मैंने उन राजनेताओं का नाम लिया जिन्होंने पार्टी नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्यों को राजनीति बना के अपने काम को किया, चाहे वो जवाहरलाल जी, नेहरू हो, चाहे मोतीलाल जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे अटल बिहारी जी हो। आज के जी, समय में अगर आप आदर्शों को ढूंढने जाएंगी तो राजनीतिक पार्टियां मात्र अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं। अगर वो जरा सा विचारधारा पे काम करती तो ऐसी बातें दूसरे पे आक्षेप करने के लिए नहीं बल्कि देश प्रदेश को आगे करने के लिए होता। मेरा तो यही पे आपने बस ऐतराज बचा है। जनरलाइज आपने कर दिया है। आजकल के राजनीतिक दल, आजकल के राजनेता तो सभी शामिल हो गए इसमें। तो नहीं नहीं, सवाल ये हम है प्रमोद हमारी गोस्वामी जी, वैचारिक पृष्ठभूमि, नहीं नहीं मीना जी, हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि जो कई पीढ़ियों के बाद भी हमें उस पार्टी से जोड़ रही है, तो उस विचारधारा का कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो आज भी लोगों को पतन दूर नहीं कर पा रही है। पतन जितना ज्यादा हुआ है आपकी पार्टी का, और जिस नहीं, उसको मैं हाशिए पतन पर आज उसको आपकी पतन नहीं, पार्टी है, पतन शब्द मत कहिए, गिरावट कह सकती है, पतन मत कहिए। पार्टियों का पतन नहीं होता है, उनका सरकार में सत्ता में न होना होता है, इसे पतन नहीं कहते हैं। जी, प्रमोद गोस्वामी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये पतन है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कैडर में गिरावट है, या उनके मूल्यों में गिरावट है, या उनकी राजनीति में गिरावट है। क्या बेहतर शब्द है, प्रमोद गोस्वामी जी से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले प्रमोद जी, बात ये है कि जिन राजनेताओं के नाम प्रियंका जी ने, डॉक्टर सुधा जी ने अभी लिए, डॉक्टर सुधा मिश्रा ने, जिन राजनेताओं के नाम उन्होंने लिए, वैसे राजनेता गिनती के हैं, 1 2 3 4 करेंगे तो 10 15, दोनों हाथ की तो गिनतियां पूरी हो ही नहीं पाएंगी। ज्यादातर तो राजनेता वो हैं जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को ही अपने राजनीतिक दल में आगे बढ़ाते रहे। मायावती की पार्टी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी पार्टी में कैडर या पार्टी में सेकंड लाइन इस तरह की तैयार ही नहीं की। अगर तैयार की हुई होती तो आज इतनी असुरक्षित मायावती नहीं होती।
मीना जी, सुधा जी की एक बात से तो मैं सहमत हूं कि जो उन्होंने ये कहा कि बहुजन पार्टी या मायावती अपने उद्देश्य से भटक गई और व्यक्तिगत मिशन से हटके व्यक्तिगत उस पर आ गई, इस बात से तो मैं पूरी तरीके से उनसे सहमत हूँ। लेकिन जो पतन और गिरावट की जो बात कही है उन्होंने, तो मतलब इसको सुधा जी को ये सोचना चाहिए कि हमारी समझ से उसको गिरावट तो ये हो सकती है कि आप सत्ता में नहीं आए, आप सत्ता से बाहर हैं, लेकिन जो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी रही हो, जिसका पूरे मुल्क में, पूरे देश में परचम लहराता हो, वो एक दौर ये आया कि वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाया। तो इसको तो पतन ही कहेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ कि ये पतन का ही कारण है। हाँ, अगर ये तो गिरावट तो ये मान सकता हूँ कि सत्ता में नहीं आए, सत्ता से आप चूक गए, ये तो गिरावट हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, वो गिरावट कैसे हो जाएगी सुधा जी? मतलब जो नेता प्रतिपक्ष भी न बन पाया हो, तो आप सोचिए कि मतलब ये पतन न सही, लेकिन पतन के लक्षण तो कह ही सकते हैं कि पतन के लक्षण तो है ही। मैं समझता हूँ शायद मीना जी ने इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं कही, तो वो कहीं ना कहीं है। जहां तक मायावती जी का सवाल है, ये बात सही है कि मायावती जी ने जो है अपनी विचारधारा खो दी, व्यक्तिगत लग गए। तीसरी बात जो आपने कही कि अटल जी, नेहरू जी, इंदिरा जी जैसे नेता, अब मुझे आप बता दीजिए कि किस पार्टी में, एक पार्टी बता दीजिए मुझे कि जिसमें उस विचारधारा के जो मिशन, अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी पार्टी के मूल्य या उनको लेके जो बढ़ रहे हो, जो व्यक्तिगत जिनका कि कोई लक्ष्य न हो, एक किसी पार्टी में, चाहे भाजपा ले लीजिए, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, कांग्रेस में जहां मतलब कितने बड़े बड़े धुरंधर लोग रहे हैं, मतलब एक नहीं है, बीसियों नाम में गिना सकता हूं। तो वो लोग, अब उस विचारधारा के लोग आपकी पार्टी में ही सुधा जी कहाँ रह गए? अब वो भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत, अब देखिए सफाई का अभियान चल रहा है आपके यहाँ भी कि इनको निकालिए, उनको निकालिए, ये सब क्या है? तो अब विचारधारा की राजनीति ही विचारधारा की नहीं रह गई है, राजनीति भी जन सरोकारों की नहीं रह गई है। सत्यता ये कड़वा सच है कि अब राजनीति सत्ता की रह गई है, कि सत्ता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये लक्ष्य होगा कि सत्ता कैसे प्राप्त करेंगे, तो फिर मिशन की बात, उद्देश्य की बात, मूल्यों की बात, जन सरोकारों की बात और उस ढंग के अटल जी, इंदिरा जी, नेहरू जी जैसे लोगों की फिर बात करना अब इस वर्तमान समय में बेमानी है। बिल्कुल ठीक है नावेश शिको जी। सवाल ये है कि मायावती अब अपनी प्रासंगिकता तलाश रही हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। 2027 के चुनाव से पहले उनकी जो निराशा है, 2 साल बाद, मतलब जब चुनाव के मोड़ पर हम होंगे, 2.25 साल, तब मायावती जी उससे पहले मतलब अपने कैडर को संभाल पाएंगी, अपनी पार्टी को उठा पाएंगी, कुछ पार्टी के कैडर में जो जान फूंकने का काम है वो कर पाएंगी, या ये उनकी हताशा पार्टी के वर्कर को भी हताशा की तरफ ले जाएगी? देखिए, मायावती जी को कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह साइलेंट रहा माहौल, किसी रणनीति पे उन्होंने काम नहीं किया, आक्रामक तरीके से चुनाव नहीं लड़ी, या किसी के साथ नहीं गई, या किसी को साथ नहीं लिया, तो आने वाले वक्त में हाशिए से शून्य की तरफ बसपा आ जाएगी। एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज मायावती जितनी भी कमजोर हो गई है, बसपा जितनी भी कमजोर हो गई है, लेकिन उनकी ताकत कहीं कम नहीं हुई है। किस मायने में ताकत? इस मायने में ताकत कि रेड कारपेट कांग्रेस भी बिछाई रहती है बसपा के लिए, पूरे आदर के साथ हाथ जोड़ के। मीडिया भी मायावती जी के बारे में एक एक वाक्य बोलते हुए 10 बार सोचती है। समाज में, पूरे देश में मायावती जी को सब जानते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं भारत के, आप आम इंसान से या कई से लोग नहीं बता सकते मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन बहन जी का इतना बड़ा रसूख है पॉलिटिकल कि उनको पूरा देश जानता है, और वो जीरो की तरफ भी बढ़ रही हैं। तब भी हर राजनीतिक दल, अखिलेश यादव भी चाहते रहे हैं कि वो उनके साथ में आए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो, बसपा भी चाहती रही। चंद्रशेखर जी की पार्टी के शायद अभी कोई बैठे हुए थे, अब शायद नहीं फ्रेम में दिख रहे हैं, उनकी लैंग्वेज हमें मिसमैच लग रही थी चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी जब बोलते हैं मायावती जी के बारे में तो 10 बार जी
और बहन जी कहते हैं, और उनका हमेशा झुक के इस तरह का वो ऑफर रखते हैं मीडिया में कि बहन जी के चरणों में हम आने को तैयार हैं, उनकी छतरी के नीचे आने को तैयार हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके पैर छूना चाहते हैं। वो जो प्रतिद्वंदी है, इन्होंने बहन जी को हरा दिया। वो ये बात सही है कि चंद्रशेखर का गिनती के लिहाज से, नंबर के लिहाज से बसपा से बड़ा कद है चंद्रशेखर का, लेकिन एक्चुअल बसपा का जो रसूख है, बहन जी का जो रसूख है, वो बहन जी के नाखून के बराबर भी चंद्रशेखर जी नहीं है, इतना बड़ा रसूख। लेकिन अब उनसे क्या चाहा जाता है, जो अभी तक उनका स्टैंड रहा है, वो कहा जाता है, नजर आता है कि बीजेपी के लिए फायदेमंद क्यों है, क्योंकि ना वो बीजेपी के साथ जा रही है, ना वो विपक्ष के साथ आ रही है, और ना वो खुद कायदे से लड़ रही है। विपक्ष और उनका कैडर और उनका प्रशंसक क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि या तो आप बीजेपी में शामिल हो जाओ एनडीए में अपनी शर्तों के साथ, या आप विपक्ष में आ जाओ, क्योंकि विपक्ष आपके लिए रेड कारपेट बिछाए है, आपको हर शर्त पे अपने साथ लाने के लिए हाथ जोड़े खड़ा है हर दल। या फिर विपक्ष और वोटर कहते हैं कि आप अकेले ही रहना चाहते हो अगर, तब जब पूरे देश में गठबंधन और मोर्चों की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो इतनी ताकतवर है, उसके बाद भी वो गठबंधन बना के हर राज्य में लड़ती है, उसके बाद भी अगर आपकी जिद है कि हम अकेले ही लड़ेंगे, 0 से 50% पे आ जाएंगे, तो आपको कायदे से लड़ना चाहिए, जमीन पे उतर के, सत्ता की आंखों में आंखें डाल के, लड़ के, धरना करके, मोर्चा बना के नहीं तो कम से कम अपने कैडर में जोश पैदा करके आप लड़िए। ये भी अगर नहीं कर रही है तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद है, और विपक्ष यही चाहता है कि बसपा भी किसी के साथ आए या कोई किसी को अपने साथ शामिल करे। चंद्रशेखर के लिए भी, चंद्रशेखर चाहते हैं अगर चंद्रशेखर को ऑफर किया जाए तो मुद्दा तो ये है नावेश शिकोजी, किसके साथ आए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी साथ रह पाएगी, इसको लेकर भी संशय है अभी तो। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस के साथ भी बसपा आ चुकी है। नहीं मीना जी देखिए, इंडिया गठबंधन सफल नहीं हुआ, मैं एक बात कह दूं। ठीक है, अच्छा ठीक, थैंक यू नावेद जी। देखिए, इंडिया गठबंधन कंसोलिडेट है, एक दूसरे के साथ है, इसमें कोई संशय नहीं। ये केवल अफवाह, पूरी अफवाह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किसी तरह का मतभेद है आगे आने वाले चुनाव में। दूसरी बात, बहन जी को लेकर के नावेद जी जो कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहन जी को जो लेगेसी मिली थी, जो उनको जिम्मेदारी मिली थी दलित आंदोलन को आगे ले जाने की, उससे वो भटक गए। इसको आप ईमानदारी स्वीकार करिए। बहन जी और उनकी पार्टी की स्थिति यही है कि जो भंवर में कोई ना हो तो उसका जो नाविक है वही अच्छी दिशा से, अच्छी तरीके से उसको मेहनत करके किनारे पहुंचा सकता है। लेकिन जब उसका निर्णय कहीं दूर से, दूरभाष से आने लगेगा तो वो कभी नौका पार नहीं होनी है। गांव हमारे यहाँ कहावत है कि किसी के घर के निर्णय को लेने के लिए अगर दूसरों पर कोई आश्रित हो गया, प्रमोद जी मुस्कुरा रहे हो, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो निश्चित है उस घर का विखंडन होना है, डूब जाना है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हम लोग के यहाँ गाँव में बुजुर्ग ये बताते रहे। बहन जी के साथ कमोबेश यही स्थितियां हैं, वो अनिर्णय की स्थिति में और अपने यहाँ के निर्णय के लिए भी दूसरों पर आश्रित है। रही बात देखिए चंद्रशेखर जी की भी, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आज के दौर में जो दलित पिछले अल्पसंख्यक जो मूवमेंट से, जो अंबेडकर साहब से लेके काशीराम जी में जिनकी आस्था थी, उन सारे लोगों को आज कम से कम उत्तर भारत में जो उम्मीद है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी से है, इंडिया गठबंधन से है। उनको लग रहा है कि इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके चलने आगे ले जाएंगे। मैं कंप्लीट कर लूं अगर आपकी इजाजत। मीना जी, हाँ, तो मैं कह रहा था, दूसरी बात देखिए, समय समय पर, मैं नाम नहीं लूंगा, महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ राजनीतिक दलों ने नए राजनीतिक दलों को पनपने में, बनाने में, विभिन्न राजनीतिक कारणों से स्थापित दलों ने मदद की थी फ्यूचर में अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए। कमोबेश उत्तर प्रदेश के अंदर जो दो दल इस समय दौड़ रहे हैं, एक जो एक आते हैं हैदराबाद से, और दूसरे चंद्रशेखर जी, दोनों पल्लवित और पुष्पित भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहे हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जी। सवाल ये डॉक्टर, आखिरी सवाल आपसे, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा बहुजन समाजवादी पार्टी कभी बने, ये आप लोग बैठ के, आपके जब बैठकें होती हैं तब चर्चा करते हैं, कभी ऐसी अपेक्षा करते हैं, कभी उनको
आपने समझाने का प्रयास भी किया है भीतर खाने? मीना मैम, ये समझाने की विकल्प तब होते हैं जब सामने वाले को डर ना हो। सत्ता जो सत्ताधारी पार्टी है, उनका डर इतना ज्यादा है ईडी, सीबीआई और न जाने किन चीजों को लेके कि वो कभी इस चीज पे तैयार नहीं होंगे। उन्हें पता है कि सत्ता पक्ष उनको डरा के धमका के नहीं, हाँ, वो चाहता ही नहीं कि राजनीति में उनका कहीं से इन्वॉल्वमेंट हो। वो जब भी उनको आगे आने का जो आपने देखा होगा, जब भी कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रही है डॉक्टर सुधा मिश्रा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो जी, बात नमस्कार। समझ में आ रही है, उत्तर काल में जिनके जवाब ढूंढने के हमने प्रयास किए, वो ये कि इस वक्त मायावती की स्थिति काफी विकट है, परेशानी के दौर से गुजर रही है। अपने घर में जो कुछ हो रहा है उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही, तो दूसरों के घरों पर हमले कर रही है। वो हमले कितने कारगर होंगे अपने घर को बचाने में, अपने किले को सुरक्षित करने में, ये वाकई में बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब सिर्फ मायावती के पास ही है, क्योंकि अभी जिस हाशिए की तरफ वो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में साल दर साल बढ़ रही है, अगर उस पर मायावती ने अभी नियंत्रण नहीं किया, अभी अपनी स्थिति को मजबूत नहीं किया, अपनी कमजोरी जिस तरह से उन्होंने जग जाहिर की है, आने वाले दिनों में और जाहिर इसी तरह से करती रही, तो उनका कैडर भी भ्रमित होगा और वो भी कहीं ना कहीं बेबस और निराश होगा, जैसा मायावती इस वक्त निराशा की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती एक दूरी रही है। अब वो अपने आप को वो दूरी बनाए रखें, इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी कमजोरियों को अब दूर करें, अपने कैडर को, अपनी पार्टी को बचाएं और पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम को कहीं ना कहीं दुरुस्त करें। पार्टी में जो परेशानियां आ रही हैं उनका सामना करें और इसे बहुजन समाज की जो आवाज बनाने का प्रयास आज से सालों दशकों पहले किया था, उसे पुनर्जीवित करें। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।